अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। चंद मिनट में लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। आप लोग अटेंडेंस लगा लें। चंद मिनट में लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जैसे मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं। अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन नहीं किया। 1-2 मिनट में हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग इतनी देर अटेंडेंस लगा दें। आज हम प्रपोजल राइटिंग पे बात करेंगे। कुछ
ख़ास तौर पे हम देखेंगे कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या होती हैं और उनको देख के कैसे प्रपोज़ल लिखा जाता है और क्या चीज़ें प्रपोज़ल में अहम हैं जिनको सामने रख के प्रपोज़ल लिखा जाना चाहिए। तो 1 आध मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, हमने ज्वाइन नहीं किया। 20 स्टूडेंट्स हैं जो लाइव लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं अभी। शायद मौसम की कुछ ख़राबी है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स में कुछ एरियाज़ में शायद इंटरनेट का कुछ इशू होगा। चलें जी, हम शुरू करते हैं। अब आज का वक्त भी कुछ ज़रा कम है, इसलिए स्टार्ट करते हैं जी। कुछ इस तरह का बॉक्स आपके सामने आता है जब आप कुछ प्रपोज़ल लिखने के लिए जाते हैं, जब आप किसी किसी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए जैसा कि आपको मालूम है कि प्रपोज़ल आपके लिए आपको क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करता है। आपका प्रपोज़ल आपको क्लाइंट के सामने रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए प्रपोज़ल पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से आपके लिए प्रोजेक्ट को विन करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए प्रपोज़ल को लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम तरीके से, बहुत सोच विचार करके। हम स्टेप बाय स्टेप उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तब ज़रा कन्वेंशनल तरीके से जो बिज़नेस होता है और ये फ्रीलांसिंग का जो बिज़नेस है, इसमें की पॉइंट ही ये है कि मार्केट में आप जाते हैं, मार्केट में जाके आप लोगों से बात करते हैं, कुछ चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो बेचने वाले होते हैं आपका उनके साथ फिज़िकल अट्रैक्शन होती है। वो आपको देख के, आप उनको देख के एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के फेशियल एक्सप्रेशन से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। और इसी तरह सेल्समैन वहाँ पे खड़े मुख्तलिफ तरह की बातें कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के ऐसे जुमले बोल रहे होते हैं कि जिनसे आप उनकी दुकान की तरफ, उनके आइटम्स की तरफ राग़िब होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप क्लाइंट को जानते नहीं हैं, वो कहीं अमेरिका, यूरोप में, कहीं किसी और कॉन्टिनेंट में बैठा हुआ है। अब जो चीज़ आपके लिए फ्रंट एंड का काम करेगी वो आपका प्रपोज़ल होगा। उसने आपका प्रपोज़ल पढ़ के फ्रीलांसिंग में फ्रीलांसर का प्रपोज़ल पढ़ के उसको जज करना है। अगर उसको प्रपोज़ल अच्छा लगेगा, वो उससे कुछ अच्छा गेस कर पाया, उसकी तवज्जो को प्रपोज़ल खींच पाया, तो नेक्स्ट वो आपके साथ फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा। वो आपका प्रोफाइल देखेगा, आपके प्रोफाइल को देखने कोशिश करेगा, या डायरेक्ट आपको मैसेज करेगा, या कुछ भी ऐसा करेगा, आपको कुछ रिप्लाई करेगा। लेकिन अगर प्रपोज़ल उसको मुतासिर ना कर पाया तो वो कभी भी कांटेक्ट नहीं करता। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा टाइम लगाया जाए कि प्रपोज़ल लिखने के लिए कि क्या क्या चीज़ें प्रपोज़ल में होनी चाहिए जो क्लाइंट को मुतासिर कर सकती हैं। तो अभी हमने कहा कि बहुत ज़रूरी है कि प्रपोज़ल में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी जाएं जिससे वो आपके प्रोफाइल की तरफ मुतवज्जे हो। आपके प्रोफाइल इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल के प्रोफाइल की तरफ, और अगर आप एज ए कंपनी काम कर रहे हैं तो कंपनी के प्रोफाइल की तरफ वो मुतवज्जे हो। आपका प्रोफाइल देख के फिर आपको वो मैसेज करने की तरफ आएगा। तो कुछ ऐसा हमें लिखना होगा। और वो क्या हो सकता है?
हम कुछ उसमें टिप्स तो आपको देंगे, कुछ अभी आने वाली स्लाइडों में कुछ बातें आएंगी तो सही, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि ये बिजनेस है, यहाँ पे सेल्समैन स्किल्स चाहिए होती हैं। सेल्समैन को आप जानते हैं कि वो रन टाइम पे देख रहा होता है, रन टाइम पे बातें कर रहा होता है, लोगों को देख के उसकी टोन बदलती रहती है, हर आदमी को देख के उसकी बातें भी बदलती रहती हैं। खवातीन के लिए उसकी बातें और होती हैं, मर्दों के लिए उसकी बातें और होती हैं। इसी तरह एज फैक्टर के हिसाब से उसकी बातें और होती हैं। इसी तरह वो बहुत इंटेलिजेंटली चल रहा होता है। तो हमें भी कुछ इसी तरह से प्रपोजल को लिखना है। आगे जाके हम देखेंगे कि मोस्टली फ्रीलांसिंग में लोग समझते हैं कि प्रपोजल एक दफ़ा लिख लिया, किसी का प्रपोजल कॉपी कर लिया, फिर हमें वही कॉपी पेस्ट करते रहें तो फ्रीलांसिंग चलती रहेगी। ऐसा कतन भी नहीं होता और ऐसा कतन करना भी नहीं चाहिए। प्रपोजल लिखने के लिए रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कहा जाता है कि रिक्वायरमेंट को 2 दफ़ा पढ़ लें। अगर आपको समझ में आ गई पहली दफ़ा से तो दूसरी दफ़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी एहतियातन आप पढ़ लें। लेकिन अगर आपको 2 दफ़ा से भी रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आई तो आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा पढ़ें, जब तक कि आपको रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आती। अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही तो आप कुछ गूगल कर लें, चीज़ों को गूगल करेंगे, गूगल करने से बात समझ में आ जाएगी। फिर भी आपके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हैं तो बहरहाल आप कोशिश करें कि ऐसे प्रोजेक्ट पे बिड करें जो आपके लिए आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए रिक्वायरमेंट को, जो क्लाइंट ने प्रोजेक्ट के बारे में लिखा हुआ है, उन रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ के अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाए तो फिर उन रिक्वायरमेंट को लेके हमें प्रपोजल लिखना होता है। बहुत सारी चीज़ें उन रिक्वायरमेंट में से निकलती हैं कि जिनको लेके हम प्रपोजल में उसका तज़किरा करेंगे और उससे लेके बात को स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने शायद एक आध दफ़ा पहले भी ये बात की कि नए नए जो फ्रीलांसर्स आते हैं वो यूँ करते हैं कि एक दो दफ़ा तो रिक्वायरमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर उनको एक बोरिंग स्टफ लगता है। वो कहते हैं जी ये क्या प्रोजेक्ट तो मुझे मिला नहीं अभी, तो जब मिलेगा तो वह मैं समझूंगा कि क्लाइंट क्या बनवाना चाहता है। तो पहले तो मैं ये करूं कि पहले बस प्रोजेक्ट हासिल करूं, जब प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो फिर रिक्वायरमेंट भी पढ़ लेंगे। ये बहुत डेंजरस तरीका है और इस तरीके से बहुत सारे लोगों को प्रोजेक्ट मिल जाता है और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाता है और प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी होती। क्लाइंट कम्युनिकेशन थोड़ी अच्छी कर लेते हैं, क्लाइंट आपके जाल में आ जाता है, आपकी बातों में आ जाता है, आपको प्रोजेक्ट अवार्ड कर देता है। अब आप देखते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जब रिक्वायरमेंट देखते हैं तो उसमें से एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आता, पता चलता है वो ऐसी कोई चीज़ बनवाना चाहता है जिसका आपने पहली दफ़ा नाम सुना है, और इस तरीके से वो पहली अपॉर्चुनिटी आप खो देते हैं। तो इसलिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद अब आपने प्रपोजल लिखना है। तो पहला पॉइंट ये है कि कोशिश करें कि कदरे डिफरेंट हो। जो कुछ सब लिख रहे हैं वो लिखें ना, थोड़ा सा चेंज लाएं। जैसा कि हर सेल्समैन कुछ ना कुछ चेंज नई बात करता है, थोड़ी सी डिफरेंट बात करता है, लोग उसकी तरफ ज़्यादा मुतासर होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में आप देखते हैं कि मार्केटों में जिनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी ज़रा मुख्तलिफ होती है लोग उनकी तरफ ज़्यादा चलते हैं। इसी तरह टीवी एड्स और इसी तरह की जो बैनर्स कंपेन चल रही होती हैं, ब्रोशर्स कंपेन चल रही होती हैं, इन सब में भी लोग ज़रा यूनिकनेस की तरफ जाते हैं। तो हम लोग भी अगर प्रपोजल लिखते हुए कुछ नया सोचें, उसमें कुछ नया लाने की कोशिश करें तो मोस्टली क्लाइंट्स मुतवज्जे होते हैं। होता यूँ है कि क्लाइंट एक प्रोजेक्ट बिड करता है, प्रोजेक्ट डालता है अपवर्क पे ऊपर फॉर एग्जांपल, तो लोग पूरी दुनिया से उस प्रोजेक्ट को देखते हैं और उसके ऊपर बिड्स करना शुरू कर देते हैं, प्रपोजल सबमिट करना शुरू कर देते हैं। अब क्लाइंट के पास धड़ाधड़ प्रोजेक्ट प्रपोजल आना शुरू हो जाते हैं और एक ग्रिड के अंदर उसको फॉर एग्जांपल 50 से 100 प्रपोजल उसके सामने आ जाते हैं। तो अब उन 100 प्रपोजल को देखना उसके लिए एक सर दर्द होती है। तो वो चीज़ों को स्कैन करता है, वो प्रपोजल 100 के 100 को मोस्टली पढ़ नहीं पाता,
तो सिलेक्टिव चीज़ों को देखता है, कुछ नई चीज़ को देखता है, वो चीज़ों को स्कैन, पूरे के सारे प्रपोजल्स को मोस्टली स्कैन कर रहा होता है। एक आध मिनट में वो डिसीजन, एक आध सेकंड में, 2-3 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड में वो डिसीजन लेता है कि मुझे इस प्रपोजल को डिटेल में देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। और इसी तरह हम ज़रा कदरे मुख्तलिफ होंगे तो यकीनन वो हमारे प्रपोजल पे कदरे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उसको डिटेल में पढ़े और बाद में हमसे कांटेक्ट भी करे। एक नज़र देख लें कि आप तो क्यूरी तो नहीं है। चलें जी, कुछ इंटरनेट के कुछ लोगों के इश्यूज आ रहे हैं। बहरहाल मैंने जैसा कि कहा, आज थोड़ा सा मौसम डिस्टर्ब है, शायद इस वजह से इंटरनेट लोगों के बाद डिस्टर्ब हो। अभी हमने बात की कि हर प्रपोजल ज़रा नया होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। जब हम रिक्वायरमेंट को समझेंगे, रिक्वायरमेंट को लेके हम प्रपोजल लिखेंगे, तो हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। तो हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं, तो उनको लेके जो प्रपोजल लिखा जाता है वो भी डिफरेंट होता है और होना चाहिए। जेनेरिक प्रपोजल लिखने का मतलब ये होता है कि आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो क्लाइंट भी उसको समझ जाते हैं, और ऐसे प्रपोजल को वो देखते नहीं हैं, उनको पढ़ते नहीं हैं, उसको जल्दी से इग्नोर कर देते हैं, उनको इमीडिएटली वो डस्टबिन में डाल देते हैं। तो इसलिए रिक्वायरमेंट को पढ़ें और उसमें से चीज़ें निकालें, और उसमें से चीज़ें निकाल के जब प्रपोजल लिखा जाता है तो वो ज़रा स्पेसिफिक प्रपोजल होता है, वो पर्सनलाइज्ड होता है, वो जेनेरिक नहीं रहता। तो जेनेरिक प्रपोजल मोस्टली कॉपी पेस्ट होते हैं, और ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ज़्यादा चांसेस नहीं होते कि आप प्रोजेक्ट को विन कर पाएँ। ये एक अच्छी हैबिट होती है कि आप क्लाइंट को उसके नाम के साथ मुखातिब करें। इसलिए प्रपोजल लिखने से पहले थोड़ी सी सर्च कर लें, देखें क्लाइंट के प्रोफाइल को जाके देखें, वहाँ से उसके नाम को देखें, और फिर उसके बाद ग्रीटिंग में उसका नाम डालें और फिर उसके साथ बात करना शुरू करें। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। आप हेलो जेम्स और हेलो मार्टिन और इस तरह हाय और हेलो, इस तरह नामों के साथ जेनेरिक आप हाय लेके आगे शुरू हो जाएं तो बहरहाल ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो एक आध क्लिक करने से क्लाइंट का नाम आपको पता चल जाता है और फिर उसके बाद आप उसको नाम से मुखातिब करें, ये अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर की जाती है। अपने आप को तारुफ होना चाहिए, और तारुफ में बस आप कोशिश करें कि इसमें कुछ जिद्दत लाएं, कुछ अपने बारे में वो चीज़ें बताएं जो दूसरे लोगों में नहीं हैं। चाहे हो या ना हो, कुछ मुबालगा आराई से काम लिया जा सकता है। ज़ाहिर है सेल्समैन या बिजनेसमैन जब तक मुबालगा आराई नहीं करता कुछ, तो उसका काम नहीं बनता। लेकिन कुछ लफ्ज़ी सीखनी चाहिए। चीज़ें इंसान की स्किल्स, लोगों के पास चीज़ें नॉर्मली होती हैं, लेकिन उन नॉर्मल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ लोगों के पास अल्फाज बहुत उम्दा होते हैं। तो फ्रीलांसिंग या ओवरऑल बिजनेस है ही अल्फाज का नाम। तो इसलिए कुछ अल्फाज सीख लें, लिखना सीख लें अपने बारे में, और वो अल्फाज बोलना सीख लें कि वो अल्फाज क्या हैं। थोड़ी सी तकद्दो करके आदमी जब हिम्मत करके चीज़ों को एक्सप्लोर करता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बिजनेस टर्म्स आना शुरू हो जाती हैं, उसको थोड़ी सी लफ्ज़ी भी उसको आना शुरू हो जाती है। तो बहरहाल ये सीखने की ज़रूरत है। बहुत अहम बात है
कि मैंने बताया कि 60 और 100 प्रपोजल, 50-60 प्रपोजल क्लाइंट के पास आ चुके हैं। अब वो आपके प्रपोजल को क्यों चुने, आपको क्यों उनमें से प्रोजेक्ट अवार्ड करे, तो ये रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको ढूंढ पाएँ तो, और ये एक्सप्लेन करें कि आपको प्रोजेक्ट देने की क्या ख़ास रीज़न है। हमने स्टार्ट में ही बात की थी कि रिक्वायरमेंट को पढ़ के उनको लेके फिर हमें प्रपोजल लिखना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में से जो चीज़ें आपको समझ आ गई हैं उनके बारे में लिखें, जो चीज़ें समझ में नहीं आई आप उनके बारे में लिखें कि इन चीज़ों से क्या मतलब है। कुछ सजेशंस आप आपको नज़र आती हैं कि ये इस तरह का प्रोजेक्ट में कुछ आपकी सजेशंस आ रही हैं, वो आप डालें। कुछ क्यूरीज आपके जहन में आ रही हैं कि ये चीज़ें, ये एरिया क्लियर नहीं है, इसको मज़ीद क्लियर होना चाहिए। क्लाइंट से क्यूरीज की जा सकती हैं। मोस्टली क्लाइंट अपने प्रोजेक्ट के बारे में, लोग अपनी चीज़ के बारे में लोगों को बताने में बहुत अच्छा फील करते हैं। तो क्लाइंट की क्यूरीज, लेकिन क्यूरीज ऐसे नहीं होनी चाहिए कि बहुत ही अनोइंग हो। आप ऐसी चीज़ें पूछें कि जो क्लाइंट समझा है कि ये चीज़ें वाकई उसका जहन भी उन चीज़ों की तरफ, उन एक्सपेक्ट की तरफ नहीं गया था, तो लिहाजा वो उन चीज़ों की तरफ को बात करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ऑब्वियस सी, बहुत ही आम सी और बदीही सी बात को लेके आप क्यूरी करना शुरू कर दें, जो उस जैसे प्रोजेक्ट्स में प्रोफेशनल्स को पूछना ज़ेब नहीं देता, जो प्रोफेशनल को पहले से पता होती हैं। तो इसलिए क्यूरी करने में ज़रा थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर आप क्लाइंट से कुछ पूछ रहे हैं तो फिर ज़रा समझदारी से पूछना चाहिए, ताकि क्लाइंट आपके साथ अंगेज हो। मकसूद इन सारी चीज़ों से क्लाइंट को अपने साथ अंगेज करना होता है, क्लाइंट को अपने प्रोफाइल विजिट पे इंसिस्ट करना होता है, क्लाइंट को अपने साथ अंगेज करना कन्वर्सेशन में, चैट में, किसी भी तरीके से बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे होगा, बस आपने उसकी तवज्जो हासिल करनी है। मुख्तलिफ तरीक़ाकार अभी हमने डिस्कस किए, उनमें से एक ये भी है कि उसकी रिक्वायरमेंट को लेके आगे चलें। अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को बयान किया जा सकता है, हो या ना हो, कुछ ना कुछ बयान तो किए जा सकता है। आप HTML, शुरू में HTML CSS के प्रोजेक्ट्स को लेंगे, वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट को लेंगे, तो हमने कुछ ना कुछ काम तो किया। HTML में भी हमने कुछ काम कर लिया, CSS में भी हम कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, 2-4-6 असाइनमेंट्स तो सब ने कर ही ली। वर्डप्रेस और इस तरह की चीज़ों को, प्लगइन्स को, आपने थीम्स को एक्सप्लोर कर लिया, तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपका डेवलप हो चुका है। तो उनको लेके कुछ ना कुछ आपकी बातें, आपके जहन में चीज़ें आएंगी, और उन उन एक्सपीरियंसेस को लेके कुछ ना कुछ आप क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं। उसकी बेस पे आप क्लाइंट के साथ कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसलिए हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए आपको असाइनमेंट्स दे रहे हैं। मैंने वर्डप्रेस को लेके, ओपन कार्ड को लेके बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको कहा कि ये प्लगइन्स देखें, इनकी सारी की सारी सेटिंग्स एरिया देखें, एडमिन साइट का सारा वो मेन्यू है, उन सबको एक्सप्लोर करें। कोशिश करें कि वो ख़राब हो जाए, वो ख़राब नहीं होता, लेकिन इससे आपको इन चीज़ों की ज़रा डीप लेवल में अंडरस्टैंडिंग आती है, और इसी का नाम एक्सपीरियंस है। और जब आदमी ने चीज़ों को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया होता है, तो उन चीज़ों के लेके वो अच्छे तरीके से क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। क्लाइंट को ये बताना कि आप कैसे उसके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, क्या टूल्स यूज़ करेंगे, टेक्निक्स क्या होंगी, स्ट्रेटजी क्या होगी, इन चीज़ों को डिस्कस किया जा सकता है। और बहुत ज़रूरी है, क्लाइंट इस बारे में बहुत ज़रा कॉन्शियस होता है कि मेरा प्रोजेक्ट बहुत सिक्योर तरीके से कंप्लीट होना चाहिए, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल जाए, जो मैं चाहता हूं वो बन जाए, जिस तरीके से मैं चाहता हूं वैसे बन जाए। तो इसलिए इन चीज़ों पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाएं, उसके साथ शेयर करें, उससे इस मामले में कुछ चीज़ें आप पूछ भी सकते हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी कि मैं इस तरीके से लेके चलूँगा
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये तरीकाकार फीजिबल होगा। अगर आपको इसमें कुछ मज़ीद आप इसको कुछ इन्हांस करना चाहें या आपके नज़दीक ये चीज़ मज़ीद किसी और अच्छे तरीके से कंप्लीट की जा सकती है, इस जॉब को कंप्लीट किया जा सकता है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं हम उसमें। तो निगोसिएशन का पार्ट हर वक्त ओपन होना चाहिए, इसलिए इससे सजेशन भी ली जाए, अपनी आला और उम्दा किस्म की स्ट्रेटजी उसके सामने रखी जाए और हर वक्त अपने आप को ओपन रखा जाए सजेशन के लिए, ताकि क्लाइंट भी उसमें पार्टिसिपेट कर सके। मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस भी होते हैं, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी रखे होते हैं कि आप मुझे बता दें कि आप क्यों खुद को समझते हैं कि आप इस जॉब के लिए बहुत परफेक्ट हैं। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें उसने पूछी भी होती हैं। तो अगर नहीं भी पूछी तो आप कुछ इस तरह के एडवांटेजेस, कुछ प्लस पॉइंट्स यहाँ पे बयान करना शुरू कर दें कि मेरे साथ काम करने का प्लस पॉइंट ये होगा, ये फ़ायदा होगा आपको। ये सारी चीज़ें हम जो बयान कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर प्रपोजल के अंदर ये सारी चीज़ें हों, लेकिन हर प्रपोजल के अंदर इनमें से कुछ भी हो जाए तो प्रपोजल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक आध सेंटेंस भी इन सब चीज़ों में से हो जाए तो तब भी काफ़ी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, प्रपोजल मजबूत बन जाएगा और चांसेस हैं कि वो प्रपोजल क्लाइंट को आपकी तरफ मुतवज्जे करेगा। तो आखिर में कुछ जैसे आप दरख्वास्त को एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आखिर में कुछ एक आध वर्ड ज़रा काइंडनेस का आता है, ज़रा ममनूनियत का आता है, तो इस तरह के एक आध सेंटेंस ऐड कर देना मुनासिब है। अपनी प्रपोजल के अंदर गलतियों को, ग्रामेटिकल गलतियों को देखना कि वो कितनी है और उनको कोशिश करना कि वो ना हो। तो इस तरह की चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, ये भी देख लें ताकि इस तरह की चीज़ें क्लाइंट तक ना पहुंच पाएँ। क्लाइंट के लिए ये ज़रा अच्छा इंप्रेशन नहीं देंगी आपके लिए। बहरहाल ये चंद चीज़ें थी जो मैंने आप हजरात के सामने ज़िक्र की, जो मोस्टली प्रपोज़ल के अंदर बहुत अहम है इनको लिखना। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के प्रपोज़ल लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम कोशिश करते हैं कि चंद क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को, चंद प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे कि जिनको लेके हम आगे क्लाइंट को प्रपोज़ल लिखने की कोशिश करेंगे। तो सर-ए-दस्त मैंने आपसे कहा था कि पहली दफ़ा प्रपोज़ल लिखने से आदमी इतना एक्सपर्ट नहीं हो जाता कि वो बहुत उम्दा और आला किस्म के प्रपोज़ल लिखना शुरू हो जाता है। पहला प्रपोज़ल लिखते ही उसको प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता, लेकिन शुरू में ऐसा होता है कि आपको फ्रीलांसिंग टर्मिनोलॉजी का इल्म होता है। आपको ये पता चलता है कि क्लाइंट्स किस तरह की बातें करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो उन रिक्वायरमेंट्स को जानना ज़रूरी होता है और वो जानेंगे कैसे, जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को पढ़ेंगे, आपको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे, शुरू में प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएंगी, फिर आस्ता आस्ता वो समझ में आना शुरू हो जाएंगी। फिर उसके बाद जब 100% क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझ में आना शुरू हो जाती हैं तो फिर उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजल जाते हैं कि जो ज़रा इस बात के चांसेस को लेके जाते हैं कि वो प्रोजेक्ट आप विन कर पाएंगे। तो इसलिए शुरू में प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस किस चीज़ की? एक प्रैक्टिस ये होती है कि आपने ये ढूंढना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है,
तो रेलिवेंट प्रोजेक्ट को सर्च करना, फिर रेलिवेंट प्रोजेक्ट मिल जाए तो उसकी रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करना और उन रिक्वायरमेंट को 100% समझ लेना। वैसे उसूल तो कुछ इस तरह से होता है कि जब प्रपोजल लिख रहे होते हैं फ्रीलांसर, तो उनका उसूल कुछ यूँ होता है कि हम ये कोशिश करते हैं कि 50-60% अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स में से क्लाइंट ने जो प्रोजेक्ट बिड किया है, प्रोजेक्ट अपलोड किया है, उसकी रिक्वायरमेंट 50-60% समझ में आ जाती हैं, या वो 50-60% ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो हमने पहले से कर रखा है, हम उसके बारे में जानते हैं। 40-50% ऐसा पोर्शन है कि जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं। हर प्रोजेक्ट में कुछ इस तरह का पोर्शन पाया जाता है कि कुछ चीज़ों को आदमी जानता होता है और कुछ चीज़ों को नहीं जानता होता। तो अगर 40-50% ऐसा एरिया मौजूद है कि जिसके बारे में आप को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, या आप के लिए वो काम कदरे नया है, वो पोर्शन नई चीज़ है, तो ऐसी सूरत में फ्रीलांसर ऐसे प्रोजेक्ट्स पे बिड करते हैं। बस वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो 40-50% चीज़ें मालूम नहीं है, उनको ज़रा 5-10 मिनट गूगल करके देख लेते हैं, उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं इतना सा कि ये चीज़ें ग्रेवेबल हैं कि नहीं है, ये चीज़ें डूएबल हैं कि नहीं है, अगर ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा तो हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, कितनी की टफ है। तो वो ये आइडिया हल्का सा लगा लेता है 2-4 मिनट में। जब उसको इतना आइडिया हो जाता है तो फिर वो प्रपोजल सबमिट कर देता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% ही समझ में आए, मोस्टली ऐसा होता नहीं कि 100% समझ में आए। बहुत कम प्रोजेक्ट्स ऐसे मिल पाते हैं कि जो आदमी ने बार बार किए हों, बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ में आ जाती हैं। लेकिन मैंने बताया कि मोस्टली स्टूडेंट जो फ्रीलांसर्स हैं वो 40-50% अगर चीज़ें उसको नहीं भी आती तो वो बस इतना देखता है कि ये चीज़ें इसी डोमेन की हैं ना, हो सकती हैं, मुश्किल तो नहीं है, जब मिलेगा प्रोजेक्ट तो इसको R&D करके हम इसको कर पाएंगे। तो इतना उसको श्योर करके वो उस पर प्रपोजल सबमिट कर देते हैं। लेकिन ये हमें आइडिया कैसे होगा, इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और वो एक्सपीरियंस कैसे आएगा, जब आप कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स को देखना शुरू कर देंगे, प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएंगी, रोज़ाना 3-4 प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, उनको बिड करने की आप कोशिश करेंगे और फिर उसमें आपको चीज़ें समझ में आना शुरू होंगी। शुरू में नहीं समझ में आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हो जाएंगे। प्रपोजल आप रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएंगी, आप क्यूरीज नोट करेंगे, हमारे पास लेके आएंगे, हम आपको उनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता 1-2 हफ्तों के अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग तरह के प्रोजेक्ट्स प्रपोजल आप लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू में आप जस्ट प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर दें, प्रोजेक्ट ढूंढें, उनकी रिक्वायरमेंट को पढ़ें और फिर अगर समझ में आ रहा है तो उस पर प्रपोजल लिखें, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको नोट कर लें और नेक्स्ट डे आके हमसे क्यूरी करें। हम आपको बताएंगे कि इन चीज़ों का क्या मतलब है और आहिस्ता आहिस्ता आप इस काबिल होना शुरू हो जाएंगे कि चीज़ें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो चलें कुछ प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आता है। और यही काम शुरू में होता है, हर एक को इस तरह की चीज़ों को देखना होता है कि वो प्रोजेक्ट्स उसको ऐसे मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे जो वो कर सके। तो 1-2 प्रोजेक्ट्स की हम रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम और हमारे लिए कैसे चीज़ों को समझना ज़रूरी है। एक प्रोजेक्ट मैंने अभी ज़रा सर्च किया, वेब डिज़ाइन को हमने चूँकि HTML CSS को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, वेबसाइट डिज़ाइन करना हमें अच्छे तरीके, ये प्रोजेक्ट के जो लवाज़िमात हैं, प्रोजेक्ट किस कैटेगरी का है, बजट क्या है, कब पोस्ट हुआ है, स्किल्स क्या रिक्वायर्ड हैं और इस तरह की दूसरी चीज़ें। इसी तरह पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, एरिया वो कौन से एरिया को बिलोंग करता है, ये चीज़ें तो आप जो मैंने पहले बयान कर दी हैं इनको तो आप उसी तरह जहन में रखिएगा। हम इसके अलावा अब जस्ट रिक्वायरमेंट पे फोकस करेंगे
कि रिक्वायरमेंट को लेके हमें क्या करना है, और कुछ प्रपोजल के लिए हम हेल्प देंगे कि प्रपोजल में क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। ये पहले प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। वेब डिज़ाइन है और हमने वेब डिज़ाइन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आई एम लुकिंग फॉर ए डेवलपर टू क्रिएट वेबसाइट एंड एप्लीकेशन। द आइडिया इज ए booking service similar to Airbnb features and design, except that it is not home or hotel booking. Kindly reach me if you are able to accomplish this project and your price. Best regard. अब वो एक बेसिकली वो एक Airbnb जैसी कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करवाना चाहता है, तो ऑब्वियसली हम लोग डिज़ाइन कर पाएंगे, और डिज़ाइन तो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। बस यहाँ पे उसने एक छोटा सा बीच में टच ये दिया है कि वो ना शायद यूएक्स का कुछ पोर्शन भी यहाँ पे आ चुका है कि वो कह रहा है कि होम और होटल बुकिंग पोर्टल उसको नहीं चाहिए, कि होटल बुकिंग के लिए जो कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं उस तरह का कोई चीज़ नहीं चाहिए, बल्कि एयरबीएनबी जैसे फीचर्स उसको चाहिए। अब एयरबीएनबी और होटल बुकिंग में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अब इस प्रोजेक्ट को, खास तौर पे इस प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए, बिल्ड करने से पहले अगर कोई करना चाहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का प्रोजेक्ट है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट कब आपको मिलेगा। अगर आप एयरबीएनबी और होटल बुकिंग जो पोर्टल्स होते हैं उनके दरमियान आप डिफरेंट समझ लें, एयरबीएनबी फुली क्या काम करती है और होटल बुकिंग क्या होता है। अगर आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं और आपको इन दोनों के बारे में कुछ आइडिया नहीं है तो इसको फिर इग्नोर कर दें, और अगर आपको आइडिया नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आइडिया ना हो तो हम प्रोजेक्ट छोड़ ही दें। हम एयरबीएनबी देखेंगे और होटल बुकिंग ऐप गूगल में देखेंगे, दोनों में डिफरेंस थोड़ी देर, उनको 5-5, 10-10 मिनट देखने से समझ में आ जाएगा। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट हमें मिले या ना मिले, लेकिन हमें चीज़ों का आइडिया होगा। हमें ये समझना चाहिए कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं और उनमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। एयरबीएनबी बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग इस तरह की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बनवाने चाहते हैं, बहुत सारे लोग। तो एक दफ़ा इसको एक्सप्लोर कर लेंगे तो बाकी सब लोगों को भी आंसर करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए ये इस पर कोई भी बिड करने से पहले, प्रपोजल लिखने से पहले ये डिफरेंस देखना बहुत ज़रूरी है। सर दस मैं नहीं देखना चाहता, मैं इसको इग्नोर करता हूँ, आगे चलते हैं। लैंडिंग पेज डिज़ाइनर नीडेड, तो हमें लीड पेजेस उसने बनाने हैं और उसका डिज़ाइन। अब लीड पेजेस क्या होते हैं ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम इसकी रिक्वायरमेंट को भी देखते हैं। नीड समवन हु इज फेमिलियर विद द लीड पेजेस सॉफ्टवेयर एंड कैन प्रोड्यूस 3 to 5 sales pages per week. I will provide the content of the sale pages. Thank you pages. Option INC, मुझे नहीं मालूम ये क्या चीज़ कह रहा है वो यहाँ पे, etc. And you will be responsible to take the concept and design the landing pages. Please be sure to include links to lead pages you have created for consideration. This is the part-time पोजीशन, और आगे कुछ बयान कर रहा है। अब जिसको लैंडिंग पेजेस का अगर आपको कुछ आइडिया हो, मोस्टली जब होता यूँ है कि ये लीड पेजेस और लैंडिंग पेजेस, थोड़ा सा आप गूगल करेंगे कि ये क्या होते हैं तो फिर आपको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ में आएगी बात। लीड पेजेस क्या होते हैं या लैंडिंग पेजेस क्या होते हैं। होता यूँ है कि जब एडवर्टीजमेंट कैंपेन चलाई जाती है, फेसबुक पे, गूगल पे इश्तिहार लगाए जाते हैं, तो इश्तिहार पे क्लिक करने के बाद जो पेज सामने आता है, वेबसाइट पे चले जाते हैं, वो जो पेज सामने आता है उसको लैंडिंग पेज बोलते हैं। और लैंडिंग पेज से अगर मजीद आगे कोई आगे जाता है, किसी चीज़ को, किसी लिंक को क्लिक करके, शायद उस पेज को लीड पेजेस बोलते हैं। तो ये लैंडिंग पेज और लीड पेजेस आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, और इन दोनों को लेके फिर अब आप क्यूरी करेंगे। अब इसमें प्रपोजल में मोस्टली लीड पेजेस और लैंडिंग पेजेस को लेके 1 से 2 पैराग्राफ होंगे। अगर आप एक कस्टमाइज्ड ऑर्डर प्रपोजल लिख रहे हैं तो लीड पेजेस और लैंडिंग पेजेस को लेके 2 पैराग्राफ होने चाहिए, 1 से 2 पैराग्राफ शुरू में ज़रूर होने चाहिए ताकि क्लाइंट ज़रा क्लियर हो जाए।
और साथ में उसने कहा कि अगर कोई लिंक्स भी हैं आपके पास हैं तो आप ज़रूर उनको इंक्लूड कीजिएगा। अब ज़रा एक इंटेलिजेंट जो फ्रीलांसर होता है उसके पास लिंक्स ना भी हों तो वो लिंक्स जनरेट कर लेता है। तो कैसे जनरेट कर सकता है, ये थोड़ा सा समझदार लोग कर लेते हैं कि किया कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो 2-4 लैंडिंग पेजेस के लिंक्स जनरेट कर लें। कैसे कर लेंगे सोचिएगा, नहीं समझ में आए तो किसी वक्त में क्यूरी कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगा। अच्छा जी, अभी तक हमने डिज़ाइन को देख लिया, डिज़ाइन के 2 प्रोजेक्ट्स को हमने देखा। तो अलबत्ता उन प्रोजेक्ट्स, इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने उन चीज़ों को ज़रा डिस्कस किया कि जिनको लेके प्रपोजल लिखा जाएगा। प्रपोजल में वो चीज़ें जो आएंगी, ये डेवलपर चाहिए एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। इसकी डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, बहुत आसान सा प्रोजेक्ट है हमारे लिए। 10 to 15 pages website and design concept for new business with facility work order management space. I need home page, industry page, service, ये pages की उसने डिस्क्रिप्शन दिया। will provide screenshot for pages सॉफ्टवेयर उसके पास ऑलरेडी कोई है। अब इसके ऊपर बिड आसानी से की जाती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को लेके कुछ ज़्यादा बातें भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, कुछ ऐसी उसमें ऐसी बातें नहीं है कि जो क्लियर करने की ज़रूरत है। बहुत ही ज़्यादा क्लियर चीज़ें हैं। उसने कहा कि कुछ पेजेस हैं उनको डिज़ाइन करना और आगे पूरी एक वेबसाइट जिसके अंदर 10-15 या 20 पेजेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, और उनके भी वो कंटेंट वो देगा और स्क्रीनशॉट भी सॉफ्टवेयर जो उसके पास चल रहा है उसके वो देगा। तो अब उसके वेब पेज बनाने हैं, तो इसको लेके तो बहुत बहरहाल इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे जेनेरिक जो प्रपोजल होता है वो बहरहाल सूट कर जाता है। बहरहाल कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हर दफ़ा जेनेरिक ही लिखें, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे चल जाएगा। फिर भी एक आध पैराग्राफ कस्टमाइज होना चाहिए जो इसी को लेके फोकस हो। अरे चलें, अब हम डिज़ाइन के 2-4 चीज़ों को देख चुके हैं, अब हम डिज़ाइन को ज़रा इग्नोर करते हैं। अब हम ज़रा डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं। तो वर्डप्रेस की 1-2 साइट्स को देखते हैं। वर्डप्रेस के 1-2 प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, शायद ये वर्डप्रेस ही है। वेब डेवलपमेंट को 1-2 प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ये ज़रा ट्रिकी होंगे, हम ज़्यादा इनको इनमें से कोई अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिल पाए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये ना PHP समझने के बाद या कुछ फ्रेमवर्क्स भी आपको आएँ तो शायद इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स आपको समझ में आएँ। शुरू में ही कुछ ऐसे लफ्ज़ लिखे हुए हैं कि जो ज़रा समझ में आना मुश्किल है। तो बहरहाल इन चीज़ों का आइडिया आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है थोड़ा सा गूगल करने से। ये JKL या हुगो या गेट्सवे, ये क्या चीज़ें हैं, गूगल करें आपको पता चल जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन लफ्ज़ नया है, हम इनको एक्सप्लेन करने से बेहतर है कि इस प्रोजेक्ट को इग्नोर कर देते हैं। फैब्रिक्स JX पेजेस, ये JS क्योंकि लाइब्रेरी है उसको लेके कुछ काम करना है। हम JS में अभी पढ़ी भी नहीं है, और ख़ास तौर पे हम लाइब्रेरीज़ को अभी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इसको भी इग्नोर कर देते हैं। डेवलपर नीडेड टू क्रिएटिंग ए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये कदरे आसान है। ये उधर भी लाई कर रही थी पेज, अभी हम उधर से भी उसको देख के आ रहे हैं, और इधर भी ये सेम जॉब पाई जा रही है। गेटवे इंटीग्रेशन, ये बहरहाल थोड़ा सा हम इसको टच करेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट्स को, लेकिन जब हमारी वर्डप्रेस भी कंप्लीट हो जाए और हमारे पास टाइम भी बच जाए, और आप लोग भी ज़रा कदरे समझदारी का सबूत दें और चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें और जल्दी से चीज़ों को ग्रैब भी कर लें, तो हम गेटवे इंटीग्रेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे, एक आध लेक्चर देंगे, लेकिन डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों पे जो भी हमने बयान की। बहरहाल ये कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। पेमेंट गेटवेज पे हम थोड़ी सी बात कर देंगे, लेकिन पेमेंट गेटवेज क्या होते हैं कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग है नहीं है तो गूगल हर कुछ सब कुछ बता देता है। गूगल से पूछें, गूगल बताएगा, यूट्यूब की हेल्प लें। पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेशन मतलब एक वेबसाइट है, वो पेमेंट लेना चाहती है, पेमेंट देना चाहती है, तो उसके पेमेंट कैसे होगी। पेमेंट गेटवे जो है वो इंटीग्रेट, बीच में बैंक को बीच में इन्वॉल्व कैसे करेंगे,
तो उस सारे प्रोसेस को पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये साहिब ने वो करवानी है। बहरहाल ये चीज़ें मैं इसलिए आपके सामने बोल रहा हूँ ताकि आपको टर्म्स का पता चले। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, आप एक प्रोजेक्ट है क्लाइंट का बहुत उम्दा है, आपको उसकी ऑलमोस्ट 60-70% चीज़ें समझ में आ रही हैं, बीच में उसने गेटवे इंटीग्रेशन बोल दिया। अब गेटवे इंटीग्रेशन क्या है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा टर्म आपको बता दी। इसी तरह ये प्रोजेक्ट्स थोड़ा सा आप देखते रहेंगे तो आपको चीज़ें पता चलती जाएंगी। फ्रंट एंड डेवलपर नीडेड टू मेक मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग HTML, तो ये बहुत ही अहम है, पाकिस्तान से है। तो चलें इसको भी टारगेट करने में कोई हर्ज नहीं है, प्रोजेक्ट मिले या ना मिले, लेकिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में कुछ हेल्प होगी। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान इंडिया से, तो इस उम्मीद के साथ इनको टारगेट किया जा सकता है कि ये प्रोजेक्ट तो मैंने लेने नहीं है, अगर कोई देगा भी तो तब भी नहीं लूँगा, जस्ट एक्सपीरियंस हो जाए। तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आप इनको टारगेट करें, इस उम्मीद के साथ ना कीजिएगा कि आपको मिल भी जाए। हमने पहले ये तय किया था कि हम शुरू में बिज़नेस करेंगे तो सिर्फ अमेरिका के साथ, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, इन कॉन्टिनेंट्स के साथ हम बिज़नेस करेंगे। शुरू में आप एशिया, अफ्रीका, इन कॉन्टिनेंट्स पे फोकस नहीं करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक्सपोर्ट हो जाएंगे तो फिर इनको देख सकते हैं आप। वर्डप्रेस प्लगइन, शॉर्ट कोड नीडेड एंड प्लगइन एडवाइस, तो ये बहुत ही आसान सा प्रोजेक्ट है कि जस्ट प्लगइन ही उसको इंस्टॉल करके देना है या प्लगइन के बारे में उसको सजेस्ट करना है। इसको पढ़ें और इसके साथ कम्युनिकेट करें। I'm looking for a WordPress expert to creating and adopting existing plugin। प्लगइन जो बस इंस्टॉल अनइंस्टॉल करता हो, छोटा सा टास्क है, एज एन अपॉर्चुनिटी टू सी इफ वी कैन वर्क वेल टुगेदर इन फ्यूचर। अच्छा जी, बहरहाल यूनाइटेड किंगडम से है ये साहिब। बहरहाल ये शॉर्ट कोड को लेके ये बात की जा रही है। शॉर्ट कोड अब आपके लिए एक नई चीज़ होगी, तो आप गूगल करें वर्डप्रेस कोड क्या होते हैं, आपको इमीडिएटली पता चलेगा वर्डप्रेस शॉर्ट कोड क्या होते हैं, और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि शॉर्ट कोड तो कोई भी चीज़ नहीं है। एक प्लगइन इंस्टॉल करें तो ये सारा कुछ बहुत स्मूथ चल जाएगा। आपने 4-5 शॉर्ट कोड के प्लगइन्स को देखना है और उसके बाद उसको कुछ सजेस्ट करना है। तो बहरहाल ये प्रोजेक्ट्स पढ़ने से आपकी फ्रीलांसिंग वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, और जितनी ज़्यादा फ्रीलांसिंग वोकैबुलरी आपकी इंक्रीज होगी उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लाइंट कम्युनिकेशन आप कर पाएंगे, और क्लाइंट कम्युनिकेशन जो ज़्यादा अच्छा करता है वो ज़्यादा अच्छा फ्रीलांसर बन जाता है, वो ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को विन करता है। तो बहरहाल टास्क सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को विन किया जाए, और यहाँ पे जो ज़्यादा लफ्ज़ अच्छे बोल सकता है वो ये कर सकता है, जो ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ लिख सकता है वो ये कर सकता है। बहरहाल मज़ीद अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आज कि हम मज़ीद कुछ और प्रोजेक्ट्स को पढ़ सकें, लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ गई कि कैसे इन चीज़ों को देखेंगे प्रोजेक्ट्स में। हम रिक्वायरमेंट को क्या चीज़ें, रिक्वायरमेंट में से क्या चीज़ें निकालेंगे और फिर उनको लेकर प्रपोजल लिखेंगे। बहरहाल 1-2 चीज़ें प्रपोजल में रहती हैं, वो किसी वक्त में मैं बयान कर दूंगा, लेकिन ओवरऑल चीज़ें ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं QA सेशन स्टार्ट करता हूँ, आपके साथ कुछ चीज़ों को डिस्कस, आपके साथ इनविटेशन लिंक शेयर करता हूं और फिर आपकी क्यूरीज को आंसर करेंगे। अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आई, कोई मज़ीद आप बात पूछना चाहते हैं तो QA सेशन में आप पूछ लीजिएगा। चलें, जब आप लोग लाइव आ सकते हैं और अपनी क्यूरीज को शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं उनको आंसर करूंगा। एक स्टूडेंट ने ये कहा हुआ कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, तो डेटाबेस क्रिएट करने का तरीकाकार मैं बता देता हूँ जब तक आपकी फर्दर कोई क्यूरी नहीं आती। आप वैम्प या जैम्प को चलाएंगे,
तो आपके सामने मैं इसको चला रहा हूँ और डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप MySQL का एडमिन पैनल ओपन करेंगे। तो मैं MySQL के एडमिन पैनल में जाता हूँ, localhost/phpMyAdmin ये लिखते हैं और एंटर कर देते हैं। डेटाबेस का एडमिन पैनल खुल जाएगा और वहाँ से जाके डेटाबेस क्रिएट होगा। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आप ये डेटाबेसेस का आपको नज़र आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा जूम कर दूँ। यहाँ पे ये न्यू का ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर दें, या ये टॉप पे ये डेटाबेसेस लिखा हुआ आ रहा है कि इसको क्लिक कर दें। दोनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप डेटाबेस क्रिएट कर पाएंगे। जी, यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिखेंगे, जो भी आप ABC डेटाबेस जो भी नाम उसका रखना चाहते हैं। तो मैंने जस्ट एग्जांपल के तौर पे ABC डेटाबेस नाम रखा और क्रिएट कर दिया। तो ये एक डेटाबेस क्रिएट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्यूरी आपकी क्या है? जी, काशिफ नवाज साहब ने ज्वाइन किया। जी काशिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे कल एक ऑर्डर के बारे में बात की थी, जो जी टेबल्स और फॉर्म्स वगैरह ऑटो रिफ्रेश पे लगाना चाहता था। सही। सर मैंने उसको एक डिव बना के दी थी जे क्यूरी लगा के, कि मैंने कहा इस डिव में आप जो भी डेटा डालेंगे वो ऑटो रिफ्रेश होगा। ये वाला कोड मैंने उसको सेंड किया था। सही। ये ऑटो डिव आईडी नेम, इसमें जो हेडिंग वगैरह जो भी डालेंगे वो ऑटो रिफ्रेश होगा। सही। सर वो कहता है कि एक मैंने डेटा टेबल बनाया हुआ है वर्डप्रेस डेटाबेस पे, तो जब वो मैं डेटा इसमें डालता हूँ डिव में, तो ये वाला एरर आ जाता है सामने। भाई इस तरीके से उसे अब उसे कहो अपने सर्वर की एक्सेस दे, तो वहां पे जाके हम कुछ कर पाएंगे। इस तरीके से तो ब्लाइंडली कुछ नहीं होता। आप अपने सर्वर की एक्सेस दें, वहां पे जो कोड लिखा होगा मैं उसको एडिट करके ये चीज़ें कर दूंगा, आप मुझे बताइएगा क्या करना है। इस तरीके से अगर मुझसे कोड करेंगे तो मैंने तो आपको बता दिया कोड करता हुआ मेरा कोड चल रहा है। अब आप उसमें मॉडिफिकेशन कर जी रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि आप क्या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप सही भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो सही है। इसलिए या तो आपको जिस कोड में उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो कोड की एक्सेस मुझे दें। अगर सही आप है। नहीं देना चाहते तो फिर मेरी तरफ से तो प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है कि मेरा कोड 100% चल रहा है। तो अच्छा, मुझे नहीं पता आगे आप क्या उसके साथ कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो ऐसे उस ये ब्लाइंड उससे प्रोजेक्ट्स मतलब नहीं होते। सर्वर का एड्रेस मांगो उससे। हाँ, सर्वर दे या वो सर्वर कोड की एक्सेस दे, तो आप उसको फिर उसके सर वो कोड को कोड लेके की एक्सेस उसमें। मैंने उससे मांगी है। वो कहता है कि ये जो कोड वगैरह है ना, ये मैंने प्लगइन्स के थ्रू उसको पेज पे मॉडिफाइड टेम्पलेट्स के थ्रू वो उसको डाला हुआ है। बस मैं भी इसमें कुछ नहीं कह सकता जब तक कि कोड मुझे मेरे सामने नहीं आएगा। वो सीधा मुझे पेज पे दिखाएगा नहीं कि ये चीज़ ऑटो रिफ्रेश करनी है और वो कैसे उसको कर रहा है, ये दिखाएगा नहीं। तो उस वक्त तक बात समझ में नहीं आएगी, बातों से ये चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक कि डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होती। सामने पेज में दिखाया ये वाला पेज है, ये यूआरएल है, उसमें ये डेटा नज़र आ रहा है, ये डेटा मैं इसमें डालना चाहता हूँ, ऑटो रिफ्रेश होता रहे। अभी कैसे रिफ्रेश हो रहा है और कैसे रिफ्रेश करवाना चाहता है, दोनों में डिफरेंस बताए। अभी सही कैसे है। रिफ्रेश हो रहा है पेज पे और बाद में वो कैसे चाहता है, तो ये जब क्लियर होगा तो फिर हम काम कर सकते हैं। फिर उससे कहेंगे कोड कभी सर्वर की एक्सेस भी मिल जाए तब भी अच्छा है। सर्वर की एक्सेस नहीं जी मिलता तो कोड डाउनलोड करके आपको दे दे और आप लोकल कंप्यूटर पे आप उसको डिप्लॉय करके उसको उसमें चेंजेस करके दे दें उसको। ऐसा भी हो सकता है। चलें, ठीक है। बात क्लियर होगी? जी सर। सर वो आपका नंबर मिल सकता है? खैरियत है। वही अगर वो मतलब को बाद में अगर बात करनी हो, एक्सेस वगैरह दे। अच्छा जी, चले मैं आपको सबमिट करता हूँ। काशिफ जी
आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा। चलो ठीक है। जी। कोई और किसी की क्यूरी? देखें जी, जावेद साहब कह रहे हैं कि मेजेंटो उनसे इंस्टॉल नहीं हो रहा। मेजेंटो इंस्टॉल करना कोई ज़रूरी नहीं है। बहरहाल मैंने वैसे उसके बारे में कुछ बता दिया आपको, तो कुछ मुश्किल भी नहीं है। मैंने कहा था यूट्यूब से कुछ हेल्प ले लें। यूट्यूब में लिखें इंस्टॉल मेजेंटो और वो आपको एक आध 5-7 मिनट का ट्यूटोरियल देखेंगे तो आपको पास वो मेजेंटो इंस्टॉल हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे आपने ओपन कार्ड किया, मेजेंटो भी ऐसे इंस्टॉल हो जाता है। शायद आप एक आध स्टेप उसका मिस कर रहे होंगे, तो यूट्यूब से हेल्प ले लें। हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैंने तो जस्ट उसको बता दिया कि वो भी एक ई कॉमर्स सोल्यूशन है। तो कभी क्लाइंट्स उस तरह की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए। निदा, ये बात मुझे आपकी समझ में नहीं आई कि क्लाइंट के वर्क के लिए कैसे यूज़ करेंगे। ज़ाहिर है एक सॉफ्टवेयर हम बनाएंगे तो पहले डेटाबेस अपने पास क्लाइंट का क्रिएट करेंगे, डमी डेटा उसमें डालेंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता रियल टाइम डेटा आएगा, फिर उसको सर्वर पे डिप्लॉय कर देंगे। जब 100% टेस्टिंग लोकल सर्वर पे हो जाएगी तो फिर हम लाइव सर्वर पे उसको डाल देंगे। तो वो जो हमारे पास डेटाबेस है उसी को एक्सपोर्ट करेंगे और लाइव सर्वर पे उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो वही क्लाइंट के वर्क के लिए यूज़ होना शुरू हो जाएगा। सारे दोस्तों, हम ही एज ए क्लाइंट उसको यूज़ करेंगे। क्लाइंट ने जिस तरीके से बताया हुआ उसी तरीके से करेंगे। बहरहाल जब थोड़ा सा हम चीज़ों को पढ़ लेंगे, PHP पढ़ लेंगे, थोड़ा सा वर्डप्रेस भी पढ़ लेंगे, तो तब हम ज़रा बताएंगे कि ये कोड को लाइव कैसे किया जाता है। कुछ चीज़ें हमने इस सिलसिले में शायद हल्का सा टच दिया था, लेकिन आप शायद नहीं समझ पाई उसको। लेकिन अभी उसको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। यही डेटाबेस लाइव सर्वर पे चला जाएगा तो क्लाइंट उसको यूज़ कर पाएगा। अभी तो वो हमारे कंप्यूटर में है, हम ही यूज़ करेंगे और हम ही उसको क्लाइंट के एतबार से यूज़ करेंगे, क्लाइंट बन के यूज़ करेंगे। क्लाइंट ने हमें जो कहा है बनाने को, हम उसको बनाते चले जाएंगे, उसको अपने एंड पे टेस्टिंग करते चले जाएंगे। जब 100% रिजल्ट आ जाएंगे तो उसको लाइव कर देंगे। तो लाइव कर देंगे तो क्लाइंट के पास उसकी एक्सेस चली जाएगी, क्लाइंट उसको यूज़ करेगा, तो हमारा वाला डेटा ही डेटाबेस लाइव हो जाएगा। जी रामिशा, मुझे ये नहीं आइडिया हुआ कि आपकी बाय रिक्वेस्ट के साथ क्या इशू है। अगर आप लाइव आएँ और स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाएं तो शायद मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ। इस तरीके से मुझे नहीं मालूम कि वो बाय रिक्वेस्ट के साथ क्या इशू है। अच्छा जी, वीकेंड के कुछ टास्क मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको कुछ प्रपोजल राइटिंग का भी आइडिया हो गया, फाइवर के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज मैंने आपको दे दिया और ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो चुका है। अब आपका डेली टास्क ये होंगे कि 1 घंटा आप अपवर्क और फ्रीलांसर को देंगे और 1 घंटा आप फाइवर को देंगे। फाइवर में बाय रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, जैसा कि हमने बोला कि गिग्स को ज़रा स्ट्रॉन्ग करेंगे, गिग को रैंक करने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए जो हमने स्टेप्स बोले हैं वो सारे स्टेप्स आप डेली बेसिस पे फॉलो करेंगे। मैंने उनके लिए बताया था वो क्या क्या स्टेप्स हैं। उनमें गिग्स को शेयर करना होता है, गिग्स को एडिट करना होता है, गिग्स को खुद से एक्सप्लोर करना होता है, और इस तरह की और भी चीज़ें थी। तो ये सारे काम आप करेंगे ताकि जल्द अज जल्द आप कोई ऑर्डर ले आएँ। ऑर्डर लेना हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है। जो जितने ज़्यादा ऑर्डर लाएगा, जितने ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सीख भी पाएगा। तो इसलिए आप फोकस होकर ज़रा इस पर काम करें कि आपको प्रोजेक्ट मिलें। अभी तो आसान वाले प्रोजेक्ट, अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि मुश्किल वाले प्रोजेक्ट आप नहीं कर पाएंगे तो आसान वाले प्रोजेक्ट ढूंढें। आसान वाले प्रोजेक्ट्स भी तो होते हैं।
जी, आप लोग लाइव हैं। रामिशा, गुलशन, अल्ताफ और इमरान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, तो इसलिए मैं आपको आउट कर रहा हूँ। आप ज़रा पहले दोबारा से अच्छे तरीके से आएँ। आपको स्क्रीन शेयर्ड है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें। गुलशन, बात करें, क्या बात है? जी सर, मैं लूप का जो प्रोग्राम कल करवाया था ना सर, वो रन नहीं हो रहा, एरर आ रहे हैं। क्या नहीं रन हो रहा? सर जो पीएचपी में लूप वाला करवाया ना कल आपने तो सर। आप मुझे दिखाएं ना। जी सर, आप मैं कोड स्क्रीन दिखाएं, शेयर अपना करती हूँ। स्क्रीन को शेयर करें और मुझे बताएं। निदा का कहना यह है कि उनकी गिग पे इंप्रेशन नहीं आ रहे। तो निदा, आप गिग्स को सोशल मीडिया पे शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें। मैंने कुछ तरीके बताए थे कि आप खुद से भी लॉग ऑफ होकर उनको व्यू करें। जो आपने गिग्स को एडिट करें। मैंने बताया था कि गिग्स के जो टैग्स आपने लगाए हैं उनको ज़रा रिव्यू करें कि वो टैग्स ठीक है कि नहीं ठीक। अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे तो पहले ये 3-4 काम मैंने जो बोले हैं ये करें। फिर नहीं समझ में आती बात तो आप टैग्स को चेंज करें। इंप्रेशन आने चाहिए। जब आप सोशल मीडिया पे शेयर करेंगी तो इंप्रेशन ज़रूर आएंगे और बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे। तो डेली बेसिस पे आप सोशल मीडिया पे अपनी गिग्स को शेयर करेंगी तो इंप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेंगे आपको। जी गुलशन, मैं आपकी स्क्रीन का वेट कर रहा हूँ। आप स्क्रीन इतनी देर में शेयर करें, इतनी देर में रामिशा की रमिशा या रामेशा इनकी क्यूरी को सॉल्व करते हैं। जी रामिशा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। आप आपका नाम क्या है? मुझे ये प्रोनाउंस नहीं हो रहा ये सही तरीके से। सर मेरा नाम रमीशा है। रमीशा, चलें जी। जी रमीशा, सर ये फाइवर में देखें सर, यहाँ पर मुझे पता लग रहा है कि मेरे पास 2 एक्टिव रिक्वेस्ट हैं, लेकिन नीचे मेरे पास कोई रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही है। अब ये बाय रिक्वेस्ट नहीं, आप एक्टिव रिक्वेस्ट पे क्लिक करें ज़रा। जी सर, ये किया है लेकिन अच्छा, चलें पेज को रिफ्रेश करें ज़रा। बहरहाल वेट करें, इंशाल्लाह ये आ जाएंगी। एक्टिव रिक्वेस्ट आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है सर। कुछ वेट करें बस। ओके सर, थैंक यू। सर ये स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है मुझसे। मैंने कल बताया था स्क्रीन शेयर करना, बहुत सर डिटेल में इंटायर बताया था। स्क्रीन में ना वो आ ही नहीं रहा। इंटायर स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है आपको? सर मैं कर रही हूँ सर, यार इंटायर स्क्रीन जब टैब ओपन करती हैं तो उसके साथ फिर वो नीचे इमेज जो शो होता है ना। सुने मेरी बात सुने, जब आप इंटायर स्क्रीन को सिलेक्ट करती हैं टैब को, तो नीचे जो इमेज नजर आता है, एक दफा इमेज पे भी क्लिक करें। एक जो विंडो का इमेज नजर आ रहा होता है उस पर भी क्लिक करें तो तब आप शेयर कर पाएंगे उसको। इमरान शहजाद साहब काफी देर वेट करते रहे हैं। उस पर क्लिक करें एक दफा। कर रही हूँ सर, लेकिन पॉपअप नहीं ओपन हो रहा। अच्छा, फिर उसके पे क्लिक करके नीचे डन या कुछ इस तरह का शेयर का बटन भी आ रहा होगा। आपके आपका लैपटॉप में कैमरा है? जी सर है। फिर मुझे नहीं इसका अंदाजा हो रहा। आप जरा, बाकी सबके पास तो ऐसा हो जाता है, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप ज़रा उनसे कांटेक्ट कीजिएगा, SNE से, लैब मैनेजर से।
एक दिन पहले तो कल परसों के आप दिखा रही थी अच्छे तरीके से, वो चल रहा था सब कुछ। अभी इस वीक में कई दफ़ा आपने अपनी स्क्रीन शेयर की है तो वो हो रही थी। स्ट्रीम यार्ड को दोबारा कनेक्ट करें, एक दफ़ा ऑफ करें स्ट्रीम यार्ड, फिर दोबारा ओपन करें और फिर कोशिश करें। अब एक दफ़ा ट्राई करें स्ट्रीम यार्ड को ब्राउज़र बंद करके दोबारा ओपन करें, हो जाएगा ये। ठीक सर, मैं करती हूँ। अब अच्छा, आपने वो कोड का एरर दिखाना था। इमरान शहजाद के पास इंटरनेट ज़रा स्लो आ रहा है, शायद वो इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हाँ जी, फेसबुक पे शेयर करें आप अपनी गिग्स को निदा, और ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे तो शायद नहीं होगी। जो बहरहाल जहाँ जहाँ की ऑप्शंस आ रही हैं वहाँ पे जहाँ जहाँ मुमकिन है वहाँ पे शेयर करें। कल मैंने एक असाइनमेंट दी थी जावेद साहब, कल एक 2 असाइनमेंट्स मैंने दी थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम बहुत एडवांस चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, तो फिर असाइनमेंट्स आएंगी। इस दफ़ा ज़रा इस वीक में असाइनमेंट ज़रा स्लो रहेंगी, नेक्स्ट वीक में असाइनमेंट्स आएंगी ज़रा स्ट्रॉन्ग। तो अभी की असाइनमेंट आज यही है कि आप फाइवर और अपवर्क और फ्रीलांसर पे फोकस करेंगे और छोटे छोटे ऑर्डर्स लाने की कोशिश करेंगे, HTML, CSS, वर्डप्रेस और कुछ बेसिक सी वेबसाइट्स बनाने के, रिस्पॉन्सिव, इस तरह के ऑर्डर्स लाने की आप कोशिश करें। इस वीकेंड पे फोकस होके लगे रहें, इंशाल्लाह मज़ीद कुछ आने वाली हैं आपके पास असाइनमेंट्स। जी सैफुल्ला और गुलशन, आपके गुलशन तो आप तो जल्दी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करें। सैफुल्ला आप बात करना चाहें तो कर सकते हैं इतनी देर। सैफुल्ला हम आपको सुन पा रहे हैं, आपका माइक ऑफ है, ऑन करें और बात करें। जी साइमा बात करें। वालेकुम अस्सलाम, आपने जो क्यूरी करनी है वो करें। जी सैफुल्ला, आपको भी, आप माइक को ओपन करें और जो बात पूछनी है आप पूछ सकते हैं। सर एप्लीकेशन विंडो में जाके शेयर करके देखूं कि वो एप्लीकेशन ही है ना, इंटायर स्क्रीन में तो कोई पॉपअप नहीं ओपन हो रहा है। इंटायर स्क्रीन में नहीं, आपने देखना है कि इंटायर स्क्रीन वाला सर टैब को पहले भी मैं क्लिक करें स्क्रीन एक शेयर दफा। करती रही हूँ, हो जाती है, अब तो नहीं आज क्या इशू आ रहा है, आई डोंट नो। चले मुख्तलिफ किसी और चीज़ में ट्राई करके देख लें, किसी और ऑप्शन को, इंटायर स्क्रीन के अलावा किसी और को ऑप्शन को ट्राई करके देख लें। कर लिए सर। सर ये स्ट्रीम यार्ड वाली स्क्रीन शेयर हो गई है आपके पास? हाँ जी, हो गई आपकी स्क्रीन जी। लेकिन ये मैं अलाउ नहीं कर सकता साइमा, आप ना, मैंने लिंक दिया हुआ है ग्रुप के अंदर, आप ग्रुप में जाएं। ग्रुप में मैंने इनविटेशन सबको सेंड किया हुआ है। ग्रुप में एक पोस्ट की क्रिएट किया क्यूए सेशन की, तो उस पोस्ट में जाके उधर से लिंक को हिट करें तो अब आप फिर मुझे ज्वाइन कर पाएंगी। इनविटेशन लिंक मैंने इस लाइव वीडियो के कमेंट्स में भी डाला हुआ है और ग्रुप में एक पोस्ट भी की हुई है, तो वहाँ से लिंक लें
तो आपका इनविटेशन मेरे पास आ जाएगा, तो मैं उसको फिर आगे एंटरटेन करूंगा। जी गुलशन, आप ओपन कीजिएगा, आपकी स्क्रीन में देख पा रहा हूँ, जो भी आप सर दिखाना चाह रही हैं दिखाएं। सर मैंने ये ओपन की हुई है लोकल होस्ट वाली, क्या आपको नजर आ रही है सर? जी बिल्कुल नज़र आ रही है, लेकिन अब कोड नहीं आपका नज़र आ रहा है, चूँकि वो इंटायर स्क्रीन नहीं किया हुआ तो इसलिए वो नहीं नज़र आ रहा। तो जो आप शेयर करना चाह रही हैं उस चीज़ को शेयर करें। सर मैं शेयर करूँ? मतलब आप स्क्रीन शेयर करेंगे मुझे कुछ दिखेगा, तो अभी तो आपका स्ट्रीम यार्ड वाला ब्राउज़र नज़र आ रहा है मुझे। सर एंटायर स्क्रीन आ नहीं रही ना, मैं ट्राई कर रही हूँ ताकि मैं कोड दिखाऊं चलिए और फिर एरर मैं जो गुजारिश शो। करता हूँ कि आप SNE से कांटेक्ट करें, लैब मैनेजर से कांटेक्ट करें, वो आपके कंप्यूटर सर पे एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। जी बिल्कुल, बोले बोले, अब एरर बोले, मैं इससे भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। एरर को कॉपी सर पेस्ट कर एरर दें आ इधर। रहा है कि सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल बी। पूरे एरर को कॉपी करें और कमेंट्स में डाल दें। ठीक सर, मैं करती हूँ। कमेंट्स में डालें, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। निदा, आप अपनी प्रोफाइल को आप चेंज कर लें, उसको वेब डेवलपर के तौर पे बना लें, जो मोबाइल डेवलपमेंट की जो चीज़ें आपने डाली हुई हैं उसको सबको ख़त्म कर दें वहाँ से। इमरान शहजाद और साइमा नूरीन की रिक्वेस्ट तो मेरे पास आ चुकी है, लेकिन इनका इंटरनेट बहुत स्लो है, जिसकी वजह से मैं इनको ना लाइव नहीं ले पा रहा। तो आपका इंटरनेट स्लो होने की वजह से ना इमरान शहजाद को मैं लाइव ले पाऊंगा और ना ही साइमा नूरीन को। आज आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से अब आपकी रिक्वेस्ट तो मेरे पास आ चुकी है, लेकिन मैं उसको क्लिक नहीं कर पा रहा, इस वजह से कि आपका इंटरनेट स्लो है। लिखा हुआ आ रहा है डिवाइस नॉट कनेक्टेड, ये डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड नहीं है। निदा इरशाद को भी मैंने बता दिया, वो प्रोफाइल अपनी चेंज करें और अब मोबाइल डेवलपमेंट, जिन्होंने मोबाइल डेवलपमेंट से उसको अप्रूव किया था उसको ख़त्म करें और अब एज ए वेब डेवलपर उसको दोबारा से बना लें, एडिट कर दें अपनी सारी की सारी इसको प्रोफाइल को। चलें, आपसे आपका SNE से अगर रब्ता नहीं हो रहा तो आप लैब मैनेजर से रब्ता करें। आप SNEs को कैसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन का SNE से रब्ता नहीं हो रहा। जी इमरान साहब, आप SNE को कैसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मोबाइल के ज़रिए से? जी ऐसा है कि मिसिंग लेक्चर मेरे पास भी नहीं है, मैंने कोई लेक्चर डाउनलोड नहीं किया हुआ। लेक्चर जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं। पॉलिसी यही है कि जो लेक्चर, ये शहजाद साहब को कह रहा हूँ कि लेक्चर जो हो चुके हैं वो हो चुके हैं, अब वो दोबारा नहीं आएंगे। तो अब आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो लेक्चर आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया। अब वो क्या आपने मिस किया ये मुझे बताएंगे तो मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आप तशरीफ ना लाएं और मैं लेक्चर आपको दोबारा दे दूं, ये भी मुश्किल है ना। बस आप ये है कि कोशिश करें अपने कोलीग से और ये पूछें कि क्या चीज़ उस दिन पढ़ी थी आपने, तो मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर दूं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पूरा लेक्चर आपको 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का दोबारा दूं। तो डेली लेक्चर है, डेली का काम डेली करना होता है। डेली का लेक्चर वो डिलीट कर देते हैं। मैंने इसलिए लैब मैनेजर्स की तरफ फॉरवर्ड किया था कि मैं भी उनके पास डाउनलोडेड हो तो वो आपको दे दें, अगर वो देना चाहें तो। तो अगर वो नहीं दे रहे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई लेक्चर नहीं है, मैंने भी उनको डाउनलोड नहीं किया हुआ। तो अब आपका मिस हो गया तो मिस हो गया, हम अब क्या कर सकते हैं। अब आप आगे चलें, जो लेक्चर आप ले रहे हैं उनको फोकस करें। पिछले लेक्चर्स में से जो बात आपको समझ में नहीं आई, जो मिस हो गई, तो थोड़ा सा ऑनलाइन उसको देखें, अपने दोस्तों से बात करें और कुछ हमसे बात क्यूरी कर लें, लाइव आगे पूछे, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन अब सर आप मैंने कहेंगे मैं लेक्चर वो कहीं से आपको ला के दूँ, तो ये तो मेरे पास भी नहीं है ना, वो तो डिलीट हो चुका है, खत्म हो चुका। जी गुलशन, आपकी सर क्यूरी मैंने अभी तक मेरे एरर पास नहीं सेंड पहुंची। सर मैंने प्राइवेट चैट में एरर सेंड कर प्राइवेट दी क्यों है। सेंड किया? आप लाइव सेंड करें इधर, मुझे तो वहाँ पे प्राइवेट में। जी प्राइवेट, सिंटैक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। हाँ जी, ये देखें जी, लाइन नंबर 9 को नजर आ रही है आपको? लाइन नंबर जी 9, सर।
लाइन नंबर 9 से पीछे 8 नंबर लाइन पे जी जाएं। सर आ रही है। 8 नंबर पे क्या एरर नजर, क्या गड़बड़ नजर आ रही है? वहां पे शायद आपने सेमी कॉलन नहीं डाला। लाइन नंबर 8 पे, लाइन नंबर 8 पे 8 देखें, नंबर आपने पे सेमी कॉलन नहीं डाला होगा। सर सेमी कॉलम जी सर नहीं डाला हुआ। चलें डालें तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। चलें जी नजर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये हमारा सर एक वक्त तो मैंने ऑलमोस्ट एंड हो चुका है लेक्चर का। आप जरा जल्द अज जल्द बात को क्लियर करें। जी जी, एक तो सर मैंने ना ये एक प्रपोजल सेंड किया था, उसका रिप्लाई है तो बात हुई है, लेकिन उसकी असल में वर्डप्रेस की वेबसाइट थी, उस पे ना ब्लैंक आ रहा था मेन पेज। तो मैंने क्या आ कहा रहा था? इशू में उसका वर्डप्रेस का सर पेज ब्लैंक आ रहा था एक क्लाइंट का। तो मैंने कहा अच्छा, इशू ठीक। रिजॉल्व कर दो, इशू रिजॉल्व कर दूंगा लेकिन 1 दिन लगेगा। उसने कहा नहीं आधे घंटे में, मतलब कम्युनिकेशन हुई है फर्दर लेकिन बात नहीं बनी। ये सर वर्डप्रेस पे इस पे चलें जी, बहुत अच्छी बात है नज़र आप साहब। ये बड़ी अचीवमेंट है कि आपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर लिया और बात नहीं बनी, लेकिन आस्ता आस्ता इसी तरीके से बन जाती है। इसी तरह फोकस रहें और लगे रहें क्लाइंट्स के साथ, इंशाल्लाह बन भी जाएगी जी जी इंशाल्लाह। जी सर। और सर ये पूछना ये था मुझे, अगर प्लगइन वगैरह जैसे वो कॉमर्स है वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर लेते हैं और उसमें कोई चेंजिंग कर देते हैं, असल में मैंने चेंजिंग की है कलर्स वगैरह की, वो स्कीम खराब हो गई है सारी, तो मैंने फिर दोबारा उसे वर्डप्रेस को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया ना, तो वो कहता है कि आपकी डेटाबेस में ना टेबल्स जो हैं वो वैसे पड़ी हुई हैं। फिर मैंने उसे जब दोबारा री इंस्टॉल करके चलाया फिर भी वो वैसे ही सारे कलर्स आ रहे थे। फिर मैंने डेटाबेस उड़ा के दोबारा डेटाबेस भी नहीं बनाई है, वर्डप्रेस भी नया इंस्टॉल किया, और फिर ये वो कॉमर्स भी फिर इंस्टॉल किया, तो फिर सर जाके मतलब सारा ये वर्डप्रेस फिर आप अपनी डिफॉल्ट फॉर्म पे आया है। तो क्या सर ये हर दफा ऐसे करना पड़ता है या ये अपनी मतलब डिफॉल्ट आपने गलत जगह पे चेंजेस कर दी होंगी ना, आपने गलत फाइल्स को एडिट कर दिया होगा जिसकी वजह से ये इशू आया होगा। अच्छा जब आप गलत फाइल्स अब को एडिट कर देंगे, हमने अभी अब इसकी कस्टमाइजेशन आपको बताएंगे, तो फिर जी आपको सही पता चलेगा कि कहाँ पे जाके कस्टमाइजेशन करनी है। और मैंने कहा था अगर पहले आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो इसका हल ये है कि आप यूट्यूब की हेल्प लें और कुछ वहाँ से जाके नई वर्डप्रेस थीम कस्टमाइजेशन, थीम डेवलपमेंट या प्लगइन कस्टमाइजेशन और प्लगइन डेवलपमेंट के कीवर्ड्स को सर्च करें, वहाँ से ट्यूटोरियल्स की सीरीज देखें और आपको पता चल जाएगा कैसे, अगर आप एडवांस से ही सीखना चाहते हैं उसको। सही। लेकिन सर अगर ये मतलब डिफॉल्ट पे आ जाता है, अगर उसमें चेंजिंग कर दें प्लगइन वगैरह को या थीम्स को, तो वो ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। अगर उसमें चेंजेस वगैरह कोई मतलब इतनी सीरियस चेंजेस ना करें तो यहाँ से आ जाता है, लेकिन पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे चेंजेस किए हैं। अगर कोई गड़बड़ किया तो उस गड़बड़ को खत्म कर दें तो वापस आ जाता है। लेकिन वो पता होना चाहिए ना कि क्या किया आपने। मतलब अब आप ही समझेंगे गाड़ी किसी को पता नहीं है, वो इंजन को खोल के गाड़ी का, कार के इंजन को खोल के बैठ जाता है और उसमें कोई गड़बड़ कर देता है, तो बाद में वो पता कहा जी मैंने कुछ किया था, पता नहीं अब क्या किया था, फिर ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा उस बग को ट्रेस करना। और अगर उसको पता है कि मैंने ये चीज़ गड़बड़ की थी तो वो दोबारा उसको फिक्स कर दे। सही सही सही। चलें, वो वेबसाइट सॉफ्टवेयर खुद ही बता देता है कि ये गड़बड़ आ रही है, फिर उसको ट्रैक करके इसी को बग कह रहे हैं हम, सॉरी ट्रबल शूटिंग इसको बोलते हैं। जी जी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा, हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी गुलशन, आपके क्या इशू है अब? सर स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया कोड वाली, देखिए इसमें। तो अब क्या एरर आ रहा है? अब क्या एरर आ रहा है? सर वही एरर आ रहा है अगेन जो पहले आ रहा था। जी सर। अब देखिए ना, लाइन नंबर 8 पे आपने $S और आगे फिर आगे जीरो के साथ आपने कोमा डाला हुआ। कोमा नहीं डालना, कोलन, सेमी कोलन डालना है। दोनों में ही सर? जी दोनों में आपने कोमा डाला हुआ है ना, तो वहां पे सेमी कोलन, अभी तो मैंने बताया कि लाइन 8 पे आपने सेमी कोलन डालना है। इससे ऊपर वाली लाइन में भी जाएं। चलें अब सेव करें और एग्जीक्यूट करें। नहीं सर एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, फिर वही स्टिल एरर है। जी साइमा, आप लाइव आएंगी तो मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। आपका इंटरनेट स्लो होने की वजह से मैं आपको हेल्प नहीं कर पा रहा। गुलशन, आप ज़रा साइमा की हेल्प कीजिएगा, साइमा का कॉन्टैक्ट नंबर लें और जिस तरह आपने कर रही हैं, मैंने अभी आपको हेल्प किया,
इस तरह आप साइमा को भी हेल्प करेंगी। ठीक सर, मैं करती हूँ। अगर निदा यहाँ पे मौजूद है तो निदा भी कोशिश कीजिएगा साइमा को हेल्प करने की, क्योंकि उनका इंटरनेट स्लो है तो ये एरिया में आपके एरिया में है, तो इसलिए अच्छे तरीके से आप आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, एक दूसरे का सेल नंबर ले लें और आपस में एक दूसरे को हेल्प करें। सही हो गया जी। निदा और गुलशन, आप दोनों साइमा को हेल्प कीजिएगा, उनका एग्जाम रन नहीं हो रहा, कोड डिप्लॉय नहीं हो रहा, तो एक दो फाइलें उनको एग्जीक्यूट करके दिखाइएगा। गुलशन आपका सर इशू मेरा सॉल्व भी हो गया? कल जैप नहीं हो रहा था ना, मैंने विंडो चेंज करवाई है, विंडो 10 की है 32 बिट, फिर उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ चेंज किया। चलें ठीक, अच्छा हो गया। आप उनको भी कुछ ना कुछ बताइएगा, कुछ उनका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। आपका कोड सही एग्जीक्यूट हो गया? आप सर नहीं, एरर आ रहा है, वही तो मैं सर आउटपुट क्या आपको एरर आ कहना रहा चाह है रही बताओ हूँ। ना। अब नया एरर आ गया, आपने कोड को सेव करके दोबारा एग्जीक्यूट किया तो क्या एरर आया? आप बोलो। सर एरर तो स्टिल वही है, मैं आपको आउटपुट दिखाऊं इसकी सर, एरर वाली? हाँ दिखाएं ना, आउटपुट दिखाएं, मैं इमीडिएटली। इसको मैं स्टॉप करती हूँ और मैं सर आपको ना दोबारा से स्क्रीन शेयर करके ना आउटपुट दिखाती हूँ। सर देखें, जी हुई है गुलशन आउटपुट वाली? जी, स्क्रीन आ गई है आपकी। सर ये एरर आ रहा है। आप ऐसा करें, अब आपकी स्क्रीन मुझे अभी भी शो नहीं हो रही सही तरीके से। अब आपकी स्क्रीन मुझे शो नहीं हो रही है। आप ये कोड उठा के ना मुझे सेंड करें, ओके सर, मैं सेंड कर रही हूँ। चाहे कमेंट्स में डाल दें और चाहे आप कहीं पे भी डाल दें। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आप मेरी स्क्रीन को फोकस कीजिएगा। ठीक सर, मैं कोड जल्दी से कॉपी मुझे करके कमेंट आपको करें, सेंड। ये कोड क्या है आपका? ठीक सर। जी, कोड का मैं वेट कर रहा हूँ आपका, जल्दी से कोड। ज़रा ज़्यादा सा सर मैं वक्त आप सेंड कर कंप्यूटर पे दिया सर, गुजारा उधर करें। लाइव कमेंट। जी चलें, ज़्यादा वक्त आप कंप्यूटर पे गुजारा करें ताकि आपके ज़रा कंप्यूटर यूटिलाइजेशन की स्पीड ज़रा इम्प्रूव हो जाए। अब ज़रा देखिएगा, स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है ना आपको? क्या आपका कोड है? ऐसे ही है? जी सर आ रही, जी सर आ इसको रही है। कैसे? जी चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि ये कोड ज़रा अच्छा हो जाए, खूबसूरत हो जाए, नज़र आना शुरू हो जाए। ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा इस कोड को। बस 1 मिनट में। चलें, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये फाइल है बैच 10 में पड़ी हुई, लोकल होस्ट बैच 10.txt। ये देखें जी, आपका कोड चल तो रहा है, मेरे पास तो सही चल रहा है। अब आपने कोड को सेव नहीं किया होगा। देखें ना, आपके पास, आप देख रही है मेरी स्क्रीन, मैंने आपके कोड को डाला है, अपने फाइल को सेव नहीं किया होगा, या फाइल एडिट कोई और फाइल कर रही होंगे, एग्जीक्यूट कोई और फाइल कर रही होंगी आप। ऐसा हो सकता है आपने जो फाइल एडिट कर रही हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर रही है, जो एग्जीक्यूट कर रही हैं वो एडिट नहीं कर रही है। ये हो सकता है आपके पास, आपका कोड बिल्कुल सही है और मेरे पास सही चल रहा है। अब आप जो फाइल एडिट कर रही हैं
और जो एग्जीक्यूट कर रही हैं, दोनों का पाथ चेक कर रहे हैं, दोनों का पाथ सेम होना चाहिए। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी, आपका कोड बिल्कुल ठीक है। और जस्ट इशू ये है कि जिस फाइल को आप एडिट कर रही हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रही, तो जिस फाइल को आप एडिट कर रही हैं उसी को एग्जीक्यूट करें। जी, मैं कुछ एक्नॉलेज करें ताकि मैं लेक्चर को एंड करूं। मैंने दिखा दिया आपका पेज, आपका कोड 100% चल रहा है, कोई उसमें इशू नहीं है। ये आपका कोड है, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं की, जस्ट उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज किया है। और ये 100% चल रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि आपने कोड को सेव नहीं किया होगा। अगर आपने सेव किया है तो फिर जो फाइल आप एडिट कर रही हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर रही, या जो एग्जीक्यूट कर रही हैं उसको एडिट नहीं कर रही। दोनों में फ़र्क है, दोनों का पाथ चेक करें और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप दोबारा कमेंट्स कर दीजिएगा या मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इसको आंसर कर दूंगा। जी गुलशन। जी, आपको बात समझ में आ गई? लैपटॉप हो गया था जिस वजह से मैं नहीं देख सकी कि कोड किस तरह से रन हुआ है। ये देखें, ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो रहा है और सर लैपटॉप मेरा ऑफ हो गया, इस वजह से मैं देख नहीं पाई कि किस तरह से कोड आपने रन किया। मैंने बताया ना, कोड ये आपका कोड है। मैंने आंसर ये बताया कि आपका कोड बिल्कुल सही है, उसमें कोई एरर नहीं है। मैंने उसको एग्जीक्यूट किया है। ये देखें, सर ये मुझे सोर्स कोड दिखा है, कहाँ पे चेंज किया आपने? कोई चेंज नहीं की मैंने, एक लफ्ज भी चेंज नहीं किया। एज इट इज आपका कोड कॉपी पेस्ट कर दिया अपनी फाइल में, फाइल को सेव किया और उसको ब्राउजर में जाके ये देखें एग्जीक्यूट कर दिया, पाथ सही दिया। बस आपसे गड़बड़ ये हो रही है कि आपने जो फाइल खोली हुई है वो फाइल आप ब्राउजर में एग्जीक्यूट नहीं कर रही, जो फाइल आप एडिट कर रही हैं वो एग्जीक्यूट नहीं कर रही। दोनों फाइल्स आप, दो अलग अलग फाइल्स आपने बनाई होंगी जिसकी वजह से आपको एरर आ रहा है। सही है जी, मेरी बात समझ में आई है आपको? अच्छा, आपने दोनों फाइल्स अलग अलग, जी सर। तो बस दोनों फाइल, एक फाइल को डिलीट करें और एक फाइल को जिसको आपने एडिट किया है ना उसी को एग्जीक्यूट करें। शुक्रिया। ठीक सर, शुक्रिया सर। सर मैं दोबारा अभी करके देखती हूँ, लाइट आती है ना जैसे, मैं दोबारा करती हूँ इसको सारा। सैफुल्लाह साहब, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि वो आपको हेल्प करे। कौन इनकी हेल्प करेंगे? जी, ये सैफुल्लाह साहब को कौन हेल्प आउट करेंगे जी? कोई मेल स्टूडेंट ज़रा आगे बढ़ें। आतिफ साहब, आतिफ जमील खान, अगर इनको हेल्प कर सकें। जस्ट इसको इंस्टॉल करना कुछ मुश्किल नहीं है। ये कहीं डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड गलत दे रहे हैं या डेटाबेस नेम गलत दे रहे हैं, तो जस्ट ऐसे ये छोटा सा एक काम है। उमैर अशरफ कौन है जी? कौन, ज़रा कोई एक्नॉलेज करें ना, इनको हेल्प करनी है सैफुल्लाह को। मेल स्टूडेंट्स में से कौन मौजूद है जो सैफुल्लाह को हेल्प करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने में? सैफुल्लाह साहब एक मुझे वो दे दीजिएगा, मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक यूट्यूब का लिंक सेंड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा, आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, आप मुझे वहाँ पे चलें जी। ये उमैर साहब कह रहे हैं ये आपको हेल्प करेंगे। सैफुल्लाह साहब उमैर से कांटेक्ट कर लीजिएगा आपस में। चलें जी, ये नज़र साहब भी आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। जज़ाकल्लाह जी। अस्सलामु अलैकुम।